This is the most important example now. Give an alternative arrangement for the following circuit so that the new circuit has minimum switches. और उन्होंने सर्किट दिया हुआ है, S1 is connected in series with S2 dash. They are connected in parallel with S1 dash and S2. They are connected in series now. They are again parallel connected with S1 dash and S2 dash and they are connected in series. तो अपना आंसर कैसा रहेगा? Let P कोलन द स्विच S1, Q कोलन द स्विच S2, दो ही आएंगे. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा रहेगा? हर एक को जमना चाहिए अभी सिंबॉलिक फॉर्म. ये एक के बाद एक है, एक लाइन में है तो एंड लगता है, यानी होगा P एंड नॉट Q. P एंड नॉट Q. नीचे आ गए, क्या लगेगा? वेरी गुड, और लगेगा. तो ये और लग गया. अब और लग के यहाँ पे कौन है? देखो S1 डैश एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एंड. तो ये होगा नॉट P एंड Q. ये देखो नॉट P एंड Q. फिर से नीचे आ गए, क्या लगेगा? और. वेरी गुड, ये और लग गया और ये लग गया नॉट P एंड नॉट Q. नॉट P एंड नॉट Q. ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ व्हाट दे से, यू सिंप्लीफाई दिस यूजिंग लॉज. इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके कितने स्विच लग सकते हैं, 6 के बजाय कितने स्विच लगेंगे ये अपन चेक करेंगे. कंसीडर P एंड नॉट Q और नॉट P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q एक लाइन में जैसे के वैसे लिख दिया. अब आपने ढूंढना क्या है, कॉमन क्या निकलता है वो ढूंढना है. तो यहां मैंने देखा कि यहां P है लेकिन यहां पे नॉट P है और यहां पे नॉट P है, बट ये दो नॉट P सेम है तो ये नॉट P में कॉमन निकाल सकता हूं. तो नाउ आई यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड राइट P एंड नॉट Q और ये दोनों को ब्रैकेट में डालता हूं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? P और Q और R, P और Q और R कैन बी रिटन एज P और Q और R. सो जो कॉमन निकालने वाला हूं उसको अपने एक ब्रैकेट में डाला यूजिंग विच लॉ? एसोसिएटिव लॉ. आप इसको एग्जाम में भी ऐसे दो लाइन से अंडरलाइन करो, यानी आप इसमें से क्या कॉमन निकालने वाले हो? नॉट P. तो ये आएगा P एंड नॉट Q और इनमें से नॉट P कॉमन निकाला आपने तो नॉट P रहेगा, एंड रहेगा, ब्रैकेट में Q रहेगा. अब यहाँ एंड है तो यहाँ और आएगा और लास्ट वाला यहाँ पे आएगा जो अपनी हरदम की ट्रिक है. आई रिपीट दिस स्टेप. ये दो टर्म से नॉट P कॉमन निकाला तो नॉट P एंड ब्रैकेट में Q, यहाँ एंड है तो यहाँ और नॉट Q लास्ट टर्म यहाँ लिखो. क्रॉस चेक करो. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नॉट P एंड Q ये स्टेप है, करेक्ट है. और आएगा नॉट P एंड नॉट Q ये स्टेप है, यानी अपन इसकी जगह जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है. बाय विच लॉ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब Q और नॉट Q सिमिलर है विथ निगेशन साइन. अभी और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स. ये फॉल्स आया तो नॉट Q क्या आता है? ट्रू. यानी दोनों फॉल्स जिंदगी भर आने वाले नहीं है, तो इसलिए आंसर फॉल्स नहीं आएगा. तो क्या आंसर आएगा? ट्रू. बाय विच लॉ? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ. एक Q है एक नॉट Q है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ. तो ये हो गया P एंड नॉट Q और नॉट P एंड ट्रू. नॉट P एंड ट्रू हो गया. नाउ नॉट P एंड नॉट Q, तो P एंड नॉट Q ऐसे चलेगा और चलेगा. अब इसमें देखो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? T की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू. इट कैन नॉट बी फॉल्स. उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. इसकी ट्रूथ वैल्यू पता नहीं है, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. मान लो इसकी वैल्यू ट्रू आ गई तो T एंड T बिकम्स T, यानी ट्रू हो जाता है. बट इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आता. यानी नॉट P की वैल्यू अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू, नॉट P की वैल्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स. यानी कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ओनली नॉट P. जब सिर्फ डिपेंड्स अपॉन ओनली नॉट P है तो ये T की जरूरत नहीं है, उसको भगा दो. बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ. तो बचा कौन? और नॉट P. बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ. इसका क्या बन गया? ओनली नॉट P बन गया. अब
एक एंड है एक और है, यानी कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना, ब्रैकेट जो है वो सेकंड पार्ट में भेजना और सिंगल वाला है उसको पहले लिखना। लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट पहले है और सिंगल वाला पार्ट आखिरी में, तो आई विल यूज कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ। व्हाट डज कॉम्यूटेटिव लॉ सेज? यू कैन इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या, तो पहले कौन आएगा? नॉट पी और पी एंड नॉट क्यू। क्लियर? नॉट पी और पी एंड नॉट क्यू, ये कंफर्म हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि एक और है एक एंड है, तो ये आएगा नॉट पी और पी, नॉट पी और पी, और यहां है तो यहां क्या आएगा अभी? एंड नॉट पी और नॉट क्यू। क्लियर? बाय विच लॉ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये रीजंस आपको देते रहना पड़ता है। बाय विच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई रिपीट, नॉट पी और पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू। अब ये P एंड नॉट P एक जैसे आ गए तो समझना कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होता है। यहां कौन है? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। ये फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। यानी दोनों जिंदगी भर फॉल्स आने वाले नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है। आंसर क्या आएगा? ट्रू। ट्रू एंड नॉट P और नॉट Q। हो गया क्लियर? अब बाय विच लॉ? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये ट्रू है, इसकी वैल्यू T है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब देखो, ये अगर ट्रू आया तो दोनों T एंड T हो जाएंगे। बाय टिफ रूल आंसर विल बी T। बट ये फॉल्स आ गया तो दोनों ट्रू नहीं आएंगे, इसलिए आंसर ट्रू नहीं आएगा, तो क्या आएगा? फॉल्स। यानी ये वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आता है, ये वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आता है। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो अपन सिर्फ लिखेंगे नॉट P और नॉट Q। बाय विच लॉ? बाय आइडेंटिटी लॉ। तो कितने स्विच लग गए? 6 की जगह से 2 स्विच हो गए अभी। तो देयरफॉर द अल्टरनेटिव सिंपल अरेंजमेंट, वर्ड पे ध्यान दो, सिंपल अरेंजमेंट भी वर्ड यूज होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं सिंपल अरेंजमेंट। द अल्टरनेटिव सिंपल अरेंजमेंट फॉर द गिवन सर्किट इज एज फॉलोज। नॉट P यानी कौन? S1 डैश, नॉट Q यानी कौन? S2 डैश, और में आएगा यानी नीचे इन पैरेलल आएगा। ये बैटरी और ये लैंप, और करो 4 मार्क के पक्के। लेकिन ना जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हैं आप लोग? तो मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंपनी में एज एन इंजीनियर आप चले गए, इंटरव्यू दे रहे हो। इंटरव्यू देते थे, उन्होंने आदमी ने सडनली बोल दिया, वहाँ मालिक जो था वो इंटरव्यू ले रहा था, बड़ी पोस्ट थी, पगार भी बहुत अच्छा मिलने वाला था। उसने पूछ ही लिया कि हम लोग ये गैजेट बना रहे हैं, इसमें 6 स्विचेस हैं, हर एक का कॉस्ट 1000 रुपी है और हम उसको 10,000 में बेच रहे हैं। मुझे क्या करना है? बोले कोरोना के चक्कर में अभी प्राइस भी डाउन करना है लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ाना है। बड़ा स्टेज, प्रॉफिट भी बढ़ाना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करना है, तो मुश्किल काम है। तो अपना जो स्टूडेंट था, जो इस तरह से पढ़ाई करता था समझ के, उसने बोला यस सर, टेल मी योर गैजेट। गैजेट लेके आया। उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में उसने देखे 6 स्विचेस थे, कॉस्टिंग 1000 रुपी ईच। तो कॉस्ट ऑफ स्विचेस कितने हो गई? 6000। लेबर कॉस्ट थी 1000, अदर रॉ मटेरियल एंड अदर चार्ज कॉस्ट था 1000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? 8000। और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 10000। तो SP माइनस CP इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कंपनी को हो रहा था 2000। अब वो जो मालिक था कंपनी का, वो क्या बोल रहा था? मुझे प्रॉफिट 2000 का बढ़ा के चाहिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। ये तो बहुत शॉकिंग है। अपना स्टूडेंट गया जिसने मैथ्स को अच्छे से पढ़ के गया था, समझ के गया था, बोले सर डन, मैं करके दिखाता हूँ। व्हाट ही डिड, उसने ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट था इलेक्ट्रॉनिक, उसको उसने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया और उसने 2 स्विच पे लाया। अब जो फिजिक्स वाला है, मैथ्स वाला है, अच्छा है, उसको पता है कि जो काम ये 6 स्विच मिलके करेंगे वही काम, सेम काम ये 2 स्विच करने वाले हैं। उसको पता चल गया तो उसने मालिक को बोला सर 6 स्विच की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्विच से काम चलाऊंगा। उसने 2 स्विच बना के गैजेट बनाया और वैसे आउटपुट उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ने दिया। मालिक खुश। क्यों? क्या हुआ उससे? अब कॉस्ट ऑफ स्विचेस कितनी हो गई? ओनली
2000। करेक्ट है? कितने स्विचेस हो गए? सॉरी 2000। और ये कितना हो गया? सीपी कितनी होगी? 4000। अब सेलिंग प्राइस वो 10,000 की जगह अब क्या कर सकता है वो? 8,000। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक कस्टमर को 10,000 का पड़ता था, अब उसको कितने में पड़ा? 8,000। कोरोना सब्सिडी बोल सकते हैं, कोरोना डिस्काउंट बोल सकता है, वो प्राइस कम कर दिया उसने, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट कैसे बढ़ा? देखो अभी प्रॉफिट कैसे बढ़ा। अब ये हो गया 2000, 1000, 1000 सीपी। ये अभी कितना हो गया? ये बोलो, एसपी कितना है? 8000। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 4000। प्रॉफिट कितना हो गया? 4000। यानी कॉस्ट भी कम हो गई, उसमें से कुछ पार्ट अपन ने प्रॉफिट में से कस्टमर को दिया, कुछ पार्ट मालक को दिया, तो एक स्विच पे मालक जो है कंपनी का 2000 कमाता था, अब कितना कमा रहा? 4000। यानी उसका टर्नओवर जो 5 करोड़ था, एक ही झटके में आपने 10 करोड़ कर दिया। यू आर सो हैप्पी। उसने बोला डन यंग बॉय, यू आर सिलेक्टेड। बोले सैलरी? सर 5 लाख पैकेज विल डू, 6 लाख पैकेज विल डू। ओके डन। बोले 6 लाख पर मंथ पैकेज डन। सर पैकेज मीन्स पर ईयर सर, आई वांट। अरे कहाँ पर ईयर की बात करते हो? 6 लाख रुपये पर मंथ। आज से तेरा सैलरी 6 लाख रुपए पर मंथ सैलरी फॉर अ यंग इंजीनियर। व्हाई? बिकॉज यू आर अप्लाइंग योर मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ। उसके लिए ये पढ़ाई करके अच्छे से समझना जरूरी है। ओके